वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट साइंस पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अब लास्ट में हम अपने प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं और आप अगर इस प्रैक्टिस सीरीज से बने रहते हैं तो आप यूपी टेट में कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि हमने अपना थ्योरी सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। प्रीवियस ईयर 2 मैराथन के थ्रू मैंने आपको दोनों 2011 से लेके 2019 तक जितने भी प्रीवियस ईयर हैं यूपी टेट के, वो भी मैंने आपको अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। तो वो सीरीज़ भी आपको ज़रूर देख लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में आपको वो प्रीवियस ईयर के लिंक मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम से पहले यूपी टेट साइंस के 2011 से लेके 2019 तक जो भी प्रीवियस ईयर हैं वो ज़रूर देख कर जाने हैं, क्योंकि वहाँ से ही 4-5 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा कर एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सीरीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द ब्राइट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज। फूल में चमकीला और आकर्षण अंश की बात कर रहा है, कौन सा होता है। देखिए, तो खाली जब अंश की बात कर रहा है तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पेटल। पेटल माने आपकी पंखुड़ी, यही सबसे ब्राइट और अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। अंश की बात करेगा तो पेटल आ जाएगा। और ओवरऑल जितनी भी फूल में हमारी पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, वो पूरी मिलाकर क्या कहलाती हैं, आपकी कोरोला कहलाती हैं, दलपुंज कहलाती हैं। और बाकी जो सेपल्स होता है, ये जो सेपल बाह्य दल होता है, जैसे आपने देखा होगा जब फूल कली की फॉर्म में होता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, और बाद में जब फूल खुल जाता है तो वो जो ग्रीन कलर की कवरिंग है वो बाहर की तरफ फैल जाती है, और वही आपका सेपल होता है, बाह्य दल होता है। तो वो तो अट्रैक्टिव पार्ट होगा नहीं। तो आंसर यहाँ पर करोला और पेटल में कन्फ्यूज़न करेगा, क्योंकि इसने अंश पूछा है, एक पार्ट की बात कर रहा है, तो वो आपका पेटल हो जाएगा। और ओवरऑल बोलेगा तब हमारा आंसर करोला होता। उसमें हमारी सारी पेटल्स अंदर आ जाती हैं, जिन्हें हम आपकी पंखुड़ियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमनली हम इसमें मिस्टेक भी करते हैं। तो याद रखेंगे, जो कॉलेरा होता है, जिसे हम हिंदी में हैज़ा बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो होता है आपका विवरियो कॉलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से कॉलेरा हो जाता है, हैज़ा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हम गंदगी वाला पानी पी लेते हैं, या फिर जैसे किसी ने अगर कहीं पर वॉशरूम टॉयलेट वगैरह कर दिया है तो वहाँ से जो बैक्टीरिया हैं वो आपके संपर्क में आ जाते हैं, और फिर आप किसी और के संपर्क में आते हैं। तो इस तरह से ये जो कॉलेरा है वो फैलता चला जाता है दूषित पानी पीने से। तो ये बैक्टीरिया होता है विवरियो कॉलेरी, जिसकी वजह से कॉलेरा हैज़ा जो है वो हो जाता है। इसमें खून की उल्टियाँ आती हैं, वॉमिटिंग होती है, पेचिस हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन होंगे। ये सारी प्रॉब्लम आपको कॉलेरा नाम की बीमारी में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड। पौधे जो अपना खाद्यान्न खुद बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो सिंपली आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस में अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो ऑटोट्रॉप्स हैं, किसी दूसरे पर या दूसरे प्लांट या एनिमल पर वो डिपेंडेंट नहीं हैं। जबकि जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम भी हेट्रोट्रॉप्स के अंदर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्लांट या अदर एनिमल पर डिपेंडेंट हैं अपने भोजन के लिए। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सड़े गले जानवरों को या पौधों को उनको खाते हैं, वो आपके सैप्रोफाइट्स हो जाते हैं। जैसे फंगाई वगैरह हो गए तो वो आपके सैप्रोफाइट्स होंगे। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी होस्ट की बॉडी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं से अपना पोषण लेते हैं और बदले में उनको कुछ नहीं देते। जैसे हमारे सिर वगैरह में लाइस हो जाती हैं, जू वगैरह हो जाती है, खटमल वगैरह हो गए, वो सब पैरासाइट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और बदले में उनको कुछ कुछ भी नहीं देते हैं। सेम ऐसे ही प्लांट में आपकी अमरबेल हो जाती है, जो किसी प्लांट पर चढ़ जाती है और बदले में उसको कुछ नहीं देती, तो वो आपके पैरासाइट्स होते हैं। टोटली आपके जो होस्ट होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑटोट्रॉप्स था। बाकी भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावरिंग प्लांट दैट बियर फ्लावर फ्रूट एंड सीड आर कॉल्ड। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। यहाँ पर नग्न बीजी जो सीड है वो नेकेड सीड की बात नहीं हुई है, नहीं तो आंसर जिम्नोस्पर्म भी हो सकता था, लेकिन आंसर होगा यहाँ पर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म देखिए, जो प्लांट हैं वो 2 कैटेगरी में बंटते हैं। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो जिनके अंदर फ्लावर होते हैं उनकी बेसिस पर
जिनके अंदर सीड होंगी उनके बेसिस पर दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जो नग्न बीजी होते हैं, जिन फ्रूट्स में जो आपको बीज है ना वो बाहर ही दिखाई देंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में जो बीज है ना वो आपको बाहर ही दिखाई देगा। और इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो हिल्स एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर बीज बाहर भी होगा तो उनको खतरा नहीं होता किसी अदर प्लांट या एनिमल से कि उनका जो बीज है वो खराब हो जाएगा। तो वो जिम्नोस्पर्म है जिन्हें हम नग्न बीजी भी बोलते हैं। नेकेड सीड वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन नॉर्मली सीड की बात करी जाए जो फ्रूट्स के अंदर अच्छे से ढकी हुई होती है तो वो आपकी एंजियोस्पर्म होती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका एंजियोस्पर्म। इसके अलावा जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं होती वो अलग से कैटेगरी में होते हैं, जहाँ पर हम ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वो सारा जो पढ़ते हैं वो अदर सेक्शन हो जाता है। तो फिलहाल आंसर यहाँ पर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वेटिक एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट आर, जलीय तथा कीट भक्षी पौधा। देखिए ये तीनों के तीनों कीट भक्षी ही हैं, लेकिन एक यहाँ पर एक्वेटिक है, जलीय है, और वो कौन सा है? वो है आपका यूट्रिकुलेरिया। ये जो यूट्रिकुलेरिया होता है ये आपका जलीय होता है और इंसेक्टिवोरस तो होता ही होता है। ड्रोसेरा भी आपका इंसेक्टिवोरस होता है, बड़ा ब्यूटीफुल होता है देखने में, आप नेट पर सर्च कर कर देखेंगे। और ये ड्रोसेरा भी आपका इंसेक्टिवोरस होता है। पिचर प्लांट, वीनस प्लांट और ये जो डोनिया है ये सारे के सारे इंसेक्टिवोरस हैं। लेकिन एक्वेटिक यहाँ पर कौन सा है? वो है यूटिकुलेरिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यू इज स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मेक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है और शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है? देखिए ऊतक को लेकर मैंने जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एनिमल के अंदर जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको लेकर मैंने बायोलॉजी के एक सेक्शन में, आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ बायोलॉजी की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और उसमें आपको टिश्यू से लेके वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। या फिर मैंने ऊपर अभी आपको लिंक दिखाई दे जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में भी मैं आपको जो टिश्यू वाली वीडियो है उनके लिंक दे दूँगी, ताकि आपको पता चल जाए कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन कौन से टिश्यू होते हैं और उनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है। तो जो कनेक्टिंग टिश्यू है यही यहाँ पर आंसर होगा। यही हमारी बॉडी में पूरी तरह से स्प्रेड आउट होते हैं और डिफरेंट पार्ट बनाने में ये हमारी मदद करते हैं। कौन से टिश्यू? कनेक्टिंग टिश्यू। ये आपको याद रखना है, इनको हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। और जो ब्लड है, ब्लड भी हमारा जो रक्त है वो भी एक संयोजी ऊतक ही होता है। नर्व्स टिश्यू में आपके सारे जितने भी जो नर्व्स के अंदर जितने भी टिश्यू होंगे वो नर्व्स टिश्यू में आ जाते हैं। तो ये सारा आप वहाँ पर भी डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं कि कौन कौन से टिश्यू हैं, एपिथेलियम टिश्यू कौन से होते हैं, वो सारा आपको वहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर देन न्यूक्लियस विच सेलुलर ऑर्गेनल कंटेन डीएनए। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगन में डीएनए जो है वो पाए जाते हैं? देखिए सेल होता है कोशिका, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका के जो छोटे छोटे अंग होते हैं वो उसमें देखने को मिलते हैं। तो हमें बताना है जो डीएनए है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर तो होते ही होते हैं, उसके अलावा और कहाँ होते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो राइबोसोम होते हैं ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेट जो कुछ इस तरह की बनी होती है उस पर चिपके हुए होते हैं राइबोसोम, और ये प्रोटीन के सिंथेसाइज में मदद करते हैं। गोल्गी जो अपैरेटस है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करने में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को मदद करता है। लाइसोसोम को हम क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं सेल का, ये सेल को क्लीन करता है और अपने अंदर उनको सबको अपने अंदर धारण कर लेता है और बाद में ये खुद फट जाता है, जिसे हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, ये सारे सेल के ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो आंसर था वो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है। एल्बुमिन एक प्रोटीन है जो आपका लीवर सीक्रेट करता है। फिब्रोइन भी एक प्रोटीन होता है, या फाइब्रोइन भी एक प्रोटीन है जो सिल्क वाले प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है। जब कैटरपिलर अपने ऊपर क्या करता है, कवरिंग करने लगता है जिससे हमें ककून मिलता है, और वो जो कवरिंग होती है वो किस प्रोटीन की बनी होती है उस समय? वो आपका फाइब्रोइन प्रोटीन ही होता है। तो ये भी एक प्रोटीन होता है जो सिल्क वॉर्म के जब हम सिल्क बनाते हैं वहाँ प्रोसेस में देखने को मिलता है। कैरेटिन जो है ये हमारे हेयर की ग्रोथ में, ये भी हमारी स्किन के अंदर बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होता है जो हमारी क्या कहते हैं हेयर की ग्रोथ में मदद करता है। उसके बाद हेपेरिन, हेपेरिन एक प्रोटीन नहीं है, एक मेडिसिन है जो आपको दी जाती है
इन दैट केस जब आपके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सारे यहाँ पर प्रोटीन है तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट फॉर्म स्पोर्स हैव वस्कुलर सिस्टम बट डू नॉट फॉर्म फ्लावर एंड सीड कैन बी प्लेस्ड अंडर। ऐसे पौधे जिनमें बीजाणु बनते हैं, संवाहन ऊतक भी हैं लेकिन पुष्प और बीज नहीं है, तो हम उनको किस समूह में रखेंगे? अभी मैंने बताया था जो फ्लावर और सीड वाले होते हैं उनमें दो कैटेगरी हमने पढ़ी थी, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। इसके अलावा जिनमें फ्लावर और सीड नहीं होते वो अलग से कैटेगरी में बांटे जाते हैं और उनमें वो 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। एक होते हैं आपके थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर आपका आता है शैवाल, एल्गी। फिर आते हैं आपके ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आपके वस्कुलर टिश्यू जो हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, वो नॉन वस्कुलर होते हैं, वहाँ पर जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा ब्रायोफाइटा में। लेकिन जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये आपके वस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनमें वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है भले ही चाइन में फ्लावर और सीड ना हो। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जैसे आपको पता ही है, द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 है, आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 है। उसके अलावा भी जो हमारी एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CH4 है, आर्गन है, ओजोन है, O3 है, वाटर वेपर है, ये सारा है। तो हमें बताना है ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसके अलावा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन, वाटर वेपर हैं, ये सब कितने परसेंटेज में है? तो 78 और 21 में तो यही हो गए, तो बचा हुआ परसेंटेज कितना रह जाएगा आपका? अप्रॉक्स 1% हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सिंपल है, बहुत पेपरों में बहुत जगह आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। मार्स गैस हम किसको बोलते हैं? तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिका कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम, ये हमारे पेट के अंदर ये जो बैक्टीरिया है हमारे अंदर फॉर्म हो जाते हैं और इनसे कौन सी डिजीज हो जाती है? वो होती है डायसेंट्री, पेचिस नामक बीमारी यहाँ पर हो जाती है। एंट अमीबा हिस्टोलिका जो बैक्टीरिया है जब आपके स्टमक में चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मलेरिया जो है वो हमें प्रोटोजोआ से होती है। पीलिया जो है वो बताइए किससे होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जॉन्डिस किससे होता है और टाइफाइड जो है वो किससे होता है। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी इज कॉल्ड। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे को हम क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम लाइकेन बोलते हैं और ये वही लाइकेन है जिससे हमें ब्लू और रेड लिटमस पेपर मिलते हैं, जिनका हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कौन हमारा एसिड है और कौन हमारा बेस है। एज अ इंडिकेटर, सूचक की तरह कार्य करता है ये लाइकेन से बने लिटमस पेपर जो होते हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जब दो जन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि तुम मुझे खाना दे दो, बदले में तुम सारी साफ़ सफाई कर देना, मतलब हम सारी साफ़ सफाई कर देंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक बीच में रिलेशन बना लिया। तो इस तरह का रिलेशन किन दो के बीच में देखने को मिलता है? वो होता है आपका एल्गी और फंगाई में। और ये कहाँ देखने को मिलता है? लाइकेन में। लाइकेन में जो एल्गी होता है वो खाना बनाता है और फंगाई जो होता है वो उसको अदर न्यूट्रिएंट देता है। तो एक दूसरे से इनका रिलेशन बन जाता है जो हमें लाइकेन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर्स ऑफ कॉटन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो वो हमें सीड कोट से मिलते हैं, बीज चोल से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू। ये जो डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है ये किसकी वजह से हो जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम दूसरे नाम से भी बोलते हैं ट्राइसोमी 21। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21। इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21 क्रोमोसोम होता है उसकी कॉपी हो जाती है और उसे ही हम ट्राइसोमी बोलते हैं बायोलॉजी में। तो ये हो जाएगा आपका ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये वही क्रोमोसोम्स हैं जो हमारे केंद्रक, सेल के अंदर जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर पाए जाते हैं। और इन क्रोमोसोम के अंदर भी क्या होते हैं? वो होते हैं आपके जीन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक डायग्राम दिया है और यहाँ पर जो ह्यूमन की आई है, मानव नेत्र है, उसके विभिन्न विभिन्न पार्ट्स दिए हैं और इनको हमें बताना है कि कौन सा पार्ट किससे रिलेट करता है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये देखिए आपकी आइज़ का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो ए पोर्शन है, ये जो किनारे पर हमें दिख रही हैं, ये आपकी सीलियरी मसल्स होती हैं। जब कभी हम अपनी आँखों को रगड़ते हैं तो यहाँ पर ये रेड रेड हो जाती हैं, तो ये आपकी सीलियरी मसल्स होती हैं। उसके बाद अगर मैं बी की बात करूँ तो ये दोनों तरफ क्या है, ये है आइरिस। और ये वही आइरिस होता है जो आपके कलर को डिफाइन करता है कि आपकी आइज़ का कलर कैसा है। बेसिकली वो होता क्या है, वो आपकी आइरिस का ही कलर होता है। जैसे किसी में ब्लू है, किसी में ब्लैक होता है और कुछ में ब्राउन भी होता है। उसके बाद जो ये सी है, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका लेंस बता रहा है। और आपका जो आइज़ होती है उसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो डी है, ये जो बाहर की आउटर शेल है, ये डी इसको इंडिकेट कर रहा है। ये क्या होता है, तो वो होता है आपका कॉर्निया। और ये वही कॉर्निया है जब किसी की नेत्रदान होती हैं तो उसमें बेसिकली क्या डोनेट किया जाता है, वो उसका कॉर्निया ही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ए इंडिकेट कर रहा है सीलियरी मसल्स, बी हमारा आइरिस को बताता है और आइरिस के अंदर ही आपका प्यूपिल छोटा सा बीच में होता है, प्यूपिल जो आपके लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है वो आपकी लेंस में जाएगी आइस के अंदर, तो वो प्यूपिल होता है। आइरिस जो है वो आपका कलर को देख रहा है कि आपकी आइस का कलर क्या है। बाकी आइरिस भी मदद करता है आइस को कॉन्ट्रैक्ट और फैलाने में। उसके अलावा कॉर्निया तो देख ही लिया, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। यही सारे आपके आइस के जो हैं वो पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा आर। देखिए जो हिटकर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किंगडम को 5 बेसिस पर बताया था। एक होता है आपका मोनेरा, एक होता है प्रोटिस्टा, एक उन्होंने पादप जगत बताया प्लांट वाला, एक इन्होंने एनिमल वाला बताया और साथ में एक इन्होंने आपका फंगाई वाला बताया था। तो इस किंगडम में जो प्रोटिस्टा होते हैं, जिसमें बेसिकली युगलीना आता है, वो आपके क्या होते हैं, वो जीवधारी क्या होते हैं, वो आपके यूनिसेलुलर होते हैं और साथ में वो आपके यूक्रियोटिक होते हैं। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल होगा और साथ में क्या होंगे, ये यूक्रियोटिक होंगे। ये भी आपको याद रखना है। अच्छे से विकसित होते हैं। यहाँ पर हमें वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो देखने को मिल जाता है यूक्रियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद द जर्मिनेशन ऑफ सीड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, तो वो होता है आपका फाइटोक्रोम। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये फाइटोक्रोम जो है वो ग्रीन एल्गी वगैरह में भी पाया जाता है और यही वो पिगमेंट होता है जो एसोसिएट करता है किससे, जर्मिनेशन ऑफ सीड से, बीजों के अंकुरण से। तो ऑप्शन नंबर ए फाइटोक्रोम जो है यहाँ पर जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विविपोरस जर्मिनेशन ऑफ सीड अकर इन। बीजों का जरायुंज अंकुरण क्या होता है। देखिए बेसिकली जैसे इसमें आप टमाटो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है। उसको काट दें तो उसके बीज में से क्या होता है, जर्मिनेशन होना फिर से शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जब प्लांट पहले से है लेकिन उसमें फिर भी जर्मिनेशन होना शुरू हो गया है, तो वो होता है आपका विविपोरस जर्मिनेशन। और ये हमें सीड्स के अंदर कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है आपका राइजोफोरा में। राइजोफोरा बेसिकली मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ पर हमें ये विविपोरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो है वो देखने को मिलता है। बाकी टमाटो में भी ये होता है। उसी के बीज में से क्या होगा, हरा हरा आप देखेंगे एक जर्मिनेशन जो है वो उसमें से शुरू हो जाता है। बाकी जो पोटैटो हैं, शुगर केन है, ये तो वेजिटेटिव आपका रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर था वो था आपका राइजोफोरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एंजाइम्स आर केमिकली। जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली रासायनिक रूप में क्या होते हैं, तो ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा। एंजाइम आपके क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही था। तो ये 20 क्वेश्चन हमने देखे। अब हम फिर से 20 क्वेश्चन और देखेंगे। तो कुल मिलाकर आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले 20 क्वेश्चन और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स। जब हम ध्वनि को तेज ध्वनि में बदलते हैं तो हम इसकी क्या बदलते हैं, ये हमें बताना है। देखिए जब भी साउंड की बात आ जाए हमें उसकी जो
साउंड है उसको बढ़ाना है तो वहाँ पर बात हो रही है किसकी, लाउडनेस की। और जो आपकी लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है किस पे, जिसे हम हिंदी में प्रबलता बोलते हैं, ध्वनि की प्रबलता, तो वो डिपेंड करती है किस पर, एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। ये तो आप रट लीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाउडनेस है वो साउंड की डिपेंड करती है किस पर, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। लेकिन याद रखेंगे जो पिच होता है, जो तारत होता है, और पिच क्या होता है कि आवाज़ कितनी पतली है, बारीक है। जैसे कोयल की आवाज़ बहुत ही पतली होती है, बारीक होती है, तो हम कहेंगे उसकी पिच जो है वो हाई है। और पिच किस पर डिपेंड करती है, पिच डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर। तो याद रखेंगे पिच की बात करेगा तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी होता है। लेकिन जब लाउडनेस की बात करता है कि साउंड को हमें लाउड करना है, तो लाउडनेस प्रबलता में क्या आता है, वो निर्भर करता है किस पर, आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा और बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि जो लाउडनेस है इसका यूनिट क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। तो ये जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो बीमारी होती है आंखों की, इनको किससे करेक्ट करा जाता है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपके टीचिंग एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और बच्चे बार बार भूलते हैं कि कौन सा लेंस होता है किस बीमारी के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और ताकि आपको ये याद रहे एग्ज़ाम तक। देखिए मायोपिया में हम यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस का, और हाइपरमेट्रोपिया में हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। कल भी बताया था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, आज फिर बताया है ताकि ये माइंड में आपके सेट हो जाए। मायोपिया ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। कहने का मतलब आपको निकट का तो दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देता, यही होता है निकट दृष्टि दोष। और इसमें मायोपिया के केस में यही मायोपिया है, और इसमें हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं जिसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये मैंने कल बताया था, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता, इसे हम दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं। और इसमें जो लेंस यूज़ होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आंसर यहाँ पर जो होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। जो हमारी मानव नेत्र हैं इसमें हमारी जो रेटिना होती है जिस पर हमारी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, तो बताना है कि उसमें जो इमेज प्रतिबिंब बनता है, जो छवि बनती है, वो कैसी बनती है। सबसे पहले जो हमारी आइज़ के अंदर लेंस होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस वहाँ पर होता है। और वो उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कैसी इमेज बनाता है, क्योंकि वो कॉनकेव मिरर की तरह कार्य करता है, तो वो वहाँ पर कैसी इमेज बनाएगा, वो बनाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो इमेज रेटिना पर बनती है वो रियल होती है, वास्तविक होती है, और इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ गर्ल इज कैरिंग अ स्कूल बैग ऑफ 3 kg मास ऑन हर बैक। एक लड़की अपनी पीठ पर 3 किलो द्रव्यमान वाला एक स्कूल बैग लेकर जा रही है और वह एक समतल सड़क पर 200 मीटर चलती है। शी मूव्ड 200 मीटर ऑन अ लेवल्ड रोड, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, ये हमें बताना है। देखिए ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि देखिए लड़की जो है वो बैग इस तरह से टांग रही है, तो देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस बैग पर, वो नीचे की तरफ उस बैग को धकेलने की कोशिश करेगी। और लड़की इस तरह से चल रही है ना। लड़की किस तरह से चल रही है, इस तरह से चल रही है। और जो बैग है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बैग में, वो किधर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, हर वस्तु को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करती है। तो बैग पर ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ है, लेकिन वस्तु जो बैग है, वो लड़की जो है वो किस डायरेक्शन में लेके जा रही है, वो सीधी चल रही है रोड पर। तो इस केस में यहाँ पर कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। और जब ऐसी सिचुएशन होती है
तो आपको पता होगा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FD, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी जब एंगल आ जाता है तो हम बोलते हैं क्या, FD cos थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। याद रखेंगे जब भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, जो वस्तु जो भार आप लेकर जा रहे हैं और आपकी दिशा और जो भार है उनमें 90 डिग्री का कोण बन जाए ग्रेविटेशन के थ्रू, तो वहाँ पर जो वर्क डन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि एक स्टेशन पर कुली जो है बोझा उठाकर जा रहा है, तो बताइए उसने कितना कार्य किया, तो उस केस में भी उसने कार्य 0 किया, क्योंकि जो बोझा वो उठा रहा है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो तो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन वो चल कहाँ रहा है, स्टेशन पर सीधा चल रहा है, जिसकी वजह से एंगल 90 डिग्री का बन जाता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और जब हम उसे फॉर्मूले में पुट करेंगे FD cos थीटा में, तो वहाँ से जो वर्क डन है वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है। रीट में भी आया है, यूपीटेट में भी आया है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो न्यूटन मीटर है ये जो है आपकी एनर्जी की इकाई नहीं होती। बाकी एनर्जी का यूनिट आपका जूल भी होता है, किलोवाट भी होता है, या फिर किलोवाट घंटा भी होता है। ये तीनों के तीनों एनर्जी के मात्रक होते हैं, लेकिन न्यूटन मीटर एनर्जी का मात्रक नहीं होता। ये न्यूटन मीटर जो है वो आपका वर्क का मात्रक होता है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। फोर्स बल कितना होता है उसका मात्रक न्यूटन, विस्थापन क्या है, दूरी, वो किस में मेजर होती है, मीटर में। तो न्यूटन मीटर जो है वो तो आपका वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी का नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर जो है यूनिट नहीं होगा एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जूल्स कंटेन इन 1 किलोवाट आवर इज, 1 किलोवाट घंटे में शामिल जूल की संख्या जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल मतलब 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 जूल होते हैं, और वो भी हम सेकंड की टर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 1 किलोवाट होता है आपका 1000 जूल सेकंड के बराबर। अब लेकिन पूछा इसने किस में है, घंटे में। सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड वो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 3600 सेकंड बन जाएंगे। और ये 1 किलोवाट सेकंड में नहीं पूछ रहा है, 1 किलोवाट घंटे में पूछ रहा है। तो जब 1000 की आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 36 इंटू 1 2 3 4 5, 10 टू दी पावर 5 जूल। तो जो कि हमें देखने को मिलेगा पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। बाकी अगर 1 किलोवाट में पूछता तो आंसर हो जाता 10 टू दी पावर 3 जूल, 1000 जूल होते हैं, लेकिन उसने 1 किलोवाट घंटे में पूछे हैं तो उसमें आपके 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या करेगा, ये हमें बताना है। वो कौन सी एनर्जी पर फर्क लेकर आएगा। देखिए पहले पता होना चाहिए घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है। आप चल रहे हैं या फिर आपने कोई बॉल फेंकी तो वो बॉल कुछ समय बाद रुक जाएगी। क्यों रुक गई, क्योंकि नीचे से जो बॉल है और जो सरफेस है उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में टकराते हैं, और उसकी वजह से जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पर एक फोर्स अपने आप काम करती है जिसे हम घर्षण बोलते हैं, और वो चलती हुई वस्तु को क्या कर देती है, रोक देती है। तो वो रोक रही है, मतलब क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को वो कम कर देगी, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन, इनमें से पाचन जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, कोशिका है, उसमें कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। माइट्रोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी होता है, पावर हाउस होता है, एटीपी को रिप्रेजेंट करता है। सेल वॉल आपकी एनिमल सेल में, हम भी एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, और हमारे अंदर जो एनिमल सेल जो हमारे सेल हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती। ये सेल वॉल खाली प्लांट सेल में होती है या फिर बैक्टीरिया में होती है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23।
द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो सोडियम के 46 ग्राम में मोल्स की संख्या कितनी होगी। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के एंड में मैं इससे रिलेटेड जहाँ पर हमने मोल का कॉन्सेप्ट पूरा समझा है रीट में, तो वो पर्टिकुलर आप उस टॉपिक की वो वीडियो देख लेंगे, ताकि जो मोल का कॉन्सेप्ट है अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी बना है और रीट में भी बना है और जूनियर एडिट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एटम एंड मॉलिक्यूल। तो ये वाला जो टॉपिक है जिसमें मोल का कॉन्सेप्ट है और मोल से कैसे न्यूमेरिक बनते हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं लास्ट में या अभी आप आई बटन पर देखेंगे ऊपर तो लिंक आ रहा होगा वीडियो का, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए एटॉमिक मास को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास यहाँ पर सोडियम का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 23। और यहाँ पर जो मास है वो हमें दिया है, मास कितना है वो आपका सोडियम का 46 ग्राम यहाँ पर दिया है। अब हमसे मोल पूछ रहा है, नंबर ऑफ़ मोल्स यहाँ पर क्या होंगे। तो जो नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो क्या होते हैं, आपका हो जाएगा यहाँ पर मास अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सोडियम अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम। तो मास ऑफ सोडियम यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया 46 ग्राम, और मोलर मास कितना है सोडियम का, वो एटॉमिक मास ही होता है 23 की टेबल में 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वो आपके 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप वीडियो देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ ZnO। जिंक ऑक्साइड का हमें द्रव्यमान सूत्र बताना है, फॉर्मूला मास बताना है, वो क्या होगा। देखिए इसके लिए आपको सभी एलिमेंट जो तत्व होते हैं उनके एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान पता होने चाहिए। जिंक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 65U। ये U क्या होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसमें हम इसको जो मास होता है किसी भी तत्व का वो हम रिप्रेजेंट करते हैं U में, इसे ही हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। तो जिंक का कितना हो जाएगा 65U, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16U इसका एटॉमिक मास। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 81U। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आप बताइए जरा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मास क्या होगा। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले तो Na2O बनेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सोडियम के कितने एटम हैं, यहाँ पर 2 एटम हैं, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, अभी हमने पीछे देखा था, वो होता है 23। क्योंकि इसके 2 एटम हैं तो हमें 23 से 2 की पहले मल्टीप्लाई करनी होगी। ऊपर हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमें एक एक एटम ही दिए थे, जिंक का भी एक एटम और ऑक्सीजन का भी एक एटम, सिंपली उनको जोड़ दिया था हमने। लेकिन यहाँ पर सोडियम के 2 एटम की बात कर रहा है, तो 23 × 2 जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा 46। तो अब ये 46U बन गया पूरा, और ऑक्सीजन तो खाली एक ही एटम है तो उसमें 16 फिर जोड़ देंगे, 6 6 जा 12, 4 5 6, तो आंसर आ जाएगा आपका 62U। वो एटॉमिक आपका फॉर्मूला मास हो जाएगा किसका, सोडियम ऑक्साइड का। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास क्या, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मास क्या होने वाला है, ये अब आप कैलकुलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइसोटोप इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली बनाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो वो आपका यूरेनियम 235 होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन इट्स केमिकल बिहेवियर। किसी तत्व की क्या प्रॉपर्टी जो होती है उसकी किस बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं, उसका जो रासायनिक व्यवहार है वो किस पर निर्भर करता है किसी भी तत्व का, तो वो निर्भर करता है उसकी वैलेंसी पर। वो निर्भर करता है कि उस एलिमेंट के जो एटम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, आउटर मोस्ट शेल में उसके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वही क्या है उसकी वैलेंसी। उसी से हम उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, केमिकल बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रोवैलेंसी को प्रदर्शित नहीं करता। तो कौन से तत्व में वैलेंसी नहीं देखी जाती, तो वो एकमात्र तत्व होता है कार्बन। इसीलिए हम कार्बन को अलग से पढ़ते हैं। कार्बन क्या करता है, ये शेयरिंग करता है, यहाँ पर पेयरिंग होती है, शेयरिंग होती है, ये चैन बनाता है, और इसीलिए ये सबसे
हार्डेस्ट जो एलिमेंट है वो फॉर्म करता है डायमंड, क्योंकि ये चेन बनाता है, अपने ही एटम बनाना शुरू कर देता है, वो भी मैक्सिमम नंबर में। तो ये प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन। यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी ना होकर ये आपका शेयरिंग शो करता है कार्बन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। इफ़ वी पुट कैम्फर, कैम्फर क्या होती है, या कि कपूर होती है, इन एन ओपर कंटेनर इट अमाउंट कीप ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, यदि हम खुले में कपूर को रख देते हैं तो धीरे धीरे उसकी मात्रा घटती चली जाती है। ये किस प्रोसेस की वजह से होता है, ये आपका हो जाएगा सेपरेशन जो होते हैं सब्सटेंस में, ये वहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका क्या कहते हैं ये आपका जूनियर एडेड हो, इन तीनों में ही आप देखेंगे सिलेबस में लिखा हुआ है क्या, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो वो हमने रीड में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कि किस किस मेथड से हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे इवेपोरेशन से हम नमक को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कैम्फर होता है, ये जो कपूर होती है, आपने देखा होगा ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट होती है। जैसे हम इसको जलाते हैं तो लिक्विड नहीं बनता, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही प्रोसेस यहाँ पर होता है। जब इसको खुले में छोड़ते हैं तो टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर में है वो ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है ये डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये आपका सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कैम्फर हो गया। और जो नैप्थलीन बॉल की गोलियां आती हैं, जैसे कपड़ों वगैरह में रख देते हैं ताकि उनमें से स्मेल ना आए, तो उस केस में क्या होता है, वो जो नैप्थलीन की गोलियां होती हैं वो डायरेक्ट गैस में बन जाती हैं। तो जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस होगा तो वो सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। रॉकेट डैश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो मोमेंटम पर कार्य करता है। मोमेंटम को हिंदी में यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा संवेग। हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग जो होता है मोमेंटम, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना है ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। बाकी जो रॉकेट है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, या फिर हम बोलेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, कथनों पर विचार करें और करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बताने हैं। प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जो पौधे होते हैं क्या वो रात में खाना बनाते हैं, नहीं। तो इसका मतलब रात में तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे और पौधे वहाँ पर जीवित रहते हैं, तो ये बात तो सही है। पौधे श्वसन के बिना कुछ समय जीवित रह सकते हैं, नहीं। रेस्पायर, जैसे हम हर टाइम रेस्पिरेशन करते हैं, सेम ऐसे ही प्लांट डे में भी रेस्पिरेशन करते हैं, नाइट में भी रेस्पिरेशन करते हैं। नाइट में खाली वो रेस्पिरेशन करते हैं, डे में रेस्पिरेशन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है, ये सही नहीं होगा। पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस भी चाहिए और रेस्पिरेशन भी चाहिए। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली एक ही समय पे होने वाली दो क्रियाएं होती हैं, बिल्कुल, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ये बात भी सही है। तो सिर्फ यहाँ पर कौन सा गलत है, आपका बी गलत है, ए सी डी जो है वो यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एन एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू। एक एथलीट जो जीत जाता है, चल रहा होता है, रेस में भाग रहा होता है, जीतने के बाद भी वो तुरंत एकदम विराम अवस्था में नहीं आता, आराम की अवस्था में नहीं आता। वो क्यों नहीं आ पाता, वहाँ पर क्या होता है कि वो क्यों थोड़ा सा चलता है आगे की तरफ, वो होता है वहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, गति की जड़ता की वजह से ऐसा होता है। इनर्शिया क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, वही इनर्शिया है जो गैलीलियो ने बताया और जिस पर न्यूटन का पहला नियम कार्य करता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो मोशन में नहीं आना चाहती। तो जो इनर्शिया है वो वेट पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा, उतना ही ज़्यादा उसको आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। तो बॉडी क्या कर रही थी जब वो रेस कर रहा था एथलीट, तो बॉडी मोशन में थी, और वो आप क्या कर रहे हो, आप रुकना चाह रहे हो, लेकिन बॉडी मोशन में ही जाना चाह रही है। तो वहाँ पर इसलिए वजह से क्या होता है, एथलीट थोड़ा ज़्यादा जो एथलीट होता है वो थोड़ा ज़्यादा चल पाएगा जब वो क्रॉस कर लेगा लाइन को। क्यों, क्योंकि वो तो रुकना चाह रहा है लेकिन उसकी बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में ही रहना चाह रही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि साइंस में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपकी मैम उठाती हैं। हमेशा मैं सोचती हूँ कि बेस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आऊँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इन सोनार साउंड नेविगेशन रैंकिंग, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग वी यूज़, सोनार में हम क्या कौन सी वेव्स होती हैं जो यूज़ करी जाती हैं समुद्र के अंदर पता लगाने के लिए कि कौन कौन से सब्सटेंस उसके अंदर हैं, कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र के अंदर हैं। तो उसमें हम सोनार का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी वेव्स के थ्रू पता चलता है, तो वो होती हैं आपकी अल्ट्रासोनिक वेव। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जिन्हें हम पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। तो उनके थ्रू क्या होता है, ये जो सोनार होता है, ये उपकरण होता है जो पानी में समुद्र के अंदर पता लगाता है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो वहाँ पर कौन सी वेव्स के थ्रू पता करता है, कौन सी साउंड वेव के थ्रू पता करता है, ये अल्ट्रासोनिक वेव की थ्रू मदद से पता करता है। और अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं, इनकी रेंज कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इनकी रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिन। जो मेन शॉक वेव आने वाली होती है उससे पहले अर्थक्वेक में कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, ये हमें बतानी होगी। देखिए, ऑडिएबल तो होती नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता चल जाता, लेकिन कुछ पक्षियों को, जानवरों को पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंफ्रा साउंड को सुन लेते हैं, अपश्रव्य तरंगों को सुन लेते हैं। तो जो अर्थक्वेक होता है उनमें इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस होती हैं स्टार्टिंग में, जिनकी रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है, और इसको मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ही सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसी इंफ्रासाउंड होती है, अपश्रव्य होती है, और यही अर्थक्वेक में प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये मैंने पहले भी समझा दिया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बता देंगे। दृष्टि का दोष, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो उसमें कौन सी बीमारी है, तो ये कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और ये प्रैक्टिस सेट से आप बने रहेंगे, इससे आपको आने वाले एग्जामों में बहुत बहुत हेल्प होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।